आइए जानें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी, जब नए साल का आगमन होना था। क्रिसमस की छुट्टियां हो चुकी थीं। उस दौरान नए व्यापारिक स्थलों की खोज आवश्यक हो गई थी, क्योंकि इंग्लैंड में मसालों की मांग और विदेशों में भी, इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों में भी मसाले और रॉ मटेरियल और गोल्ड, इन सब की मांग आने लगी। तो और इंग्लैंड वासियों को नए बाज़ारों की ज़रूरत महसूस होने लगी, तो उन्होंने ईस्ट की तरफ देखा। उन्हें ईस्ट में भारत ही एक ऐसा जगह लगी जहाँ पे विशाल भूभाग, बहुत बड़ा लैंड है, नदियाँ हैं, फर्टाइल जगह है, रॉ मटेरियल ईजिली मिलेगी और जनता भी ज़्यादा थी, चीप लेबर भी मिलते, और कोई वहाँ शक्तिशाली राजा या कोई लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं, और यूनिफाइड कोई आर्मी नहीं थी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो इनका मुकाबला अच्छे से झेल सके। इसलिए उन्होंने एक फॉर्मरली ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत में भेजा, ताकि उनका शासन भी किया जा सके और व्यापारिक हित भी पूरे किए जा सके। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं है, इसका नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। कंपनी को ओरिजिनली मसालों के लिए किया गया था। हालांकि उन्हें ये मसाले, अपने जो इंग्लैंड में मीट वगैरह थे, उनको सुरक्षित रखने के लिए चाहिए होता था। ये मसाले लगाने से उनके ज़्यादा सुरक्षित हो जाते थे, मीट ज़्यादा दिन तक चलते थे, इसलिए उनके व्यापार में बहुत तेज़ी से बढ़त आई। इसकी भी आवश्यकता थी। हालांकि धीरे धीरे साथ साथ अन्य हित भी होने लगे। लौंग, काली मिर्च के अलावा इन्होंने हीरे, गोल्ड इत्यादि भी ले जाने लगे, शराब भी ले जाने लगे। एक एक करके इन्होंने शुरू किया। अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक जो शक्तियाँ थी उनमें क्या किया उन्होंने उनके पास एक्सक्लूसिव राइट था ईस्ट इंडिया के, यानी चाइना, साउथ एशिया, इन सबको करने, इन सब में व्यापार करने के लिए। और उन्होंने स्पाइस को, टेक्सटाइल, चाय, सॉल्ट पीटर, अफीम, इन सब में खूब जितना उनका हो सकता था उन्होंने व्यापार किया। उन्होंने यहाँ तक भी नियम लगा दिए कि भारत में हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और व्यापार नहीं करेगा। उन्होंने ये सब नियम लगाए। इस वजह से इनका मुकाबला डचों और फ्रेंच वगैरह से काफ़ी हुआ। काफ़ी सशस्त्र विद्रोह हुए, आपसी मारकाट हुई बहुत ज़्यादा। धीरे 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 जब ईस्ट इंडिया ने जब बिज़नेस को एस्टेब्लिश किया, तो अब उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन की भी पावर्स आ गई। और 18वीं शताब्दी के दौरान उसने पलासी का युद्ध किया, बक्सर का युद्ध किया, और धीरे धीरे सारी एडमिनिस्ट्रेशन उसके अपने पास आ गई। उसको दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू, यानी टैक्स इकट्ठा करने का मिल गया। और बिहार, बंगाल, उड़ीसा, खैर एक ही हुआ करता था ये तो। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में की दीवानी उसे मुग़ल साम्राज्य ने दे दी, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य वीक पड़ गया था। तो धीरे धीरे उन्होंने कुछ रेवेन्यू के नाम पर, कि सालाना रेवेन्यू मुग़ल शासकों को देने के नाम पर इन तीनों राज्यों की दीवानी ले ली, और अपने अकॉर्डिंग इस प्रशासन उन्होंने अच्छे से चलाया। अच्छे से चलाने का तो उन्होंने अपने व्यापार के लिए अच्छे से चलाया। और वहाँ की सरकार को गवर्नर जनरल के माध्यम में, पहले तो गवर्नर रखा, बाद में गवर्नर जनरल उसका नाम दे दिया, उसके अंडर में आ गया। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने पुलिस बनाई, जुडिशरी बनाया, सिविल सर्वेंट बनाए, उन्होंने आईएएस बनाया, आईएफएस बनाया, आईसीएस उस दौरान उन्होंने बोलते थे, वो बनाए। अब उन्हें लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी आ गई और व्यापारिक हित भी पूरे हो गए। अब इसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ब्रिटेन से अपनी सेना भी मंगवाई। लेकिन उन्हें मालूम था ब्रिटेन की सेना ज़्यादा देर तक यहाँ रह नहीं सकती, क्योंकि सर्दी तो वो झेल सकती थी, गर्मी के दौरान उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। तो उसके लिए उन्होंने इंडियन सोल्जर को रखा,
और इस इंडियन सोल्जर ने वो काम किया जो उनके गोरे सिपाही भी ना कर सके। भारतीयों को ही मारना, गोली चलवाना, उनकी भारतीयों की सारी टेक्निक से वो वाकिफ़ थे, तो वो उनके लिए बेहतर सिद्ध हुए। उनको साम्राज्य को बढ़ाने के लिए भारतीय सिपाही ही सिद्ध हुए, जो ब्रिटिश के सेना में कुछ रुपए के मोल पर या उनके लालचवश उन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट की। उन्होंने युद्ध भी लड़े, उन्होंने मैसूर का, मराठा का, सिख का, यूरोपियन के साथ फ्रेंच का, डच का, पोर्तुगीज, सबके साथ भारतीय सेनाओं का अधिकतर युद्ध हुआ। बल्कि इन्होंने ये भारतीय सेना लेके अफ्रीका और इजराइल तक युद्ध किया उन्होंने। अब उनके व्यापारिक हित भी हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया, मिलिट्री पावर्स भी हो गई, तो उन्होंने अब उसके बाद जुडिशियल फंक्शन शुरू किया। सबसे पहले आपको मैंने जैसा बताया मेयर्स कोर्ट बनाई 1726 में, फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट बनी उसी के लिए, और इंग्लिश लॉ और लोकल जो कस्टम ट्रेडिशन थे मिक्स करके उन्होंने जुडिशियल फंक्शन स्टार्ट किया और न्याय देने के काम को उन्होंने शुरू कर दिया। अब ये देखिए, कमर्शियल वो कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन वो कर रहे थे, मिलिट्री पावर उनके पास थी, जुडिशियल पावर उनके पास थी, तो फिर बचा क्या? बचा जुडिशियल फंक्शन, वो भी उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने लेजिस्लेशन स्टार्ट किया। लेजिस्लेशन यानी नियम बनाने लगे, गवर्नर काउंसिल नियम बनाने लगे, और उन्होंने अपने व्यापार के लिए नियम बनाए, अपने फंक्शंस को ठीक से करने के लिए नियम बनाए, अपने मिलिट्री को सही करने के नियम बनाए, भारतीयों को रेगुलेट करने के नियम बनाए। ऐसे भी नियम बनाए कि उस नियमों के तहत भारतीय जो आम आदमी था वो भी, उस पर भी इफेक्ट पड़ा। वो अपनी मर्ज़ी से अब फसल नहीं उगा सकते थे, अपनी मर्ज़ी से मोटर व्हीकल नहीं चला सकते थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगाई और इस नियमों के तहत भारतीयों को सीमित किया गया। और आपको पता ही है, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान बने थे, वो आज तक चल रहे हैं। आपने देखा था आईपीसी वगैरह, ये तो आपको मालूम ही है। तो इस प्रकार से लेजिस्लेटिव फंक्शन में भी आ गए। रेवेन्यू तो आपको मैंने जैसा बताया, रेवेन्यू यानी दीवानी राइट्स मिल गए थे। बाद में जाके तो जब मुग़लों का राज्य हटा तो उन्होंने पूरा टैक्स का कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू, कस्टम ड्यूटी, ट्रेड टैक्स सब स्वयं ले लिए। मुग़लों से एक समझौते के बाद उन्हें सारा वैसे भी मिल ही गया था। और उन्होंने बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट कर दिया, यानी परमानेंट रहने का अपना हिसाब किताब बना दिया। वहाँ उन्होंने फोर्ट बनाए, उन्होंने वहाँ रहने के लिए अपने ऑफिसेस बनाए, गोदाम बनाए, अपने मिलिट्री के लिए जगह बनाई, और वारफेयर की ट्रेनिंग दी, अपना स्कूल खोले, कॉलेज खोल दिया उन्होंने। धीरे धीरे उन्होंने जब ये पूरा ही एक तरीके से उन्होंने अपने पास हड़प लिया या उसका यूटिलाइज कर दिया, तो अब उनकी और महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और उन्होंने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए विदेशों से संबंध रखने भी शुरू कर दिए। तो उन्होंने, और भारतीय राजाओं से तो थे ही उनके संबंध, तो उन्होंने डिप्लोमेसी स्टार्ट की, संधियाँ की इंडियंस के साथ, यूरोपियन के साथ, जैसे कि स्वयं में भारत के सम्राट हों। और उन्होंने लोकल राजाओं को, इन सब के साथ आर्बिट्रेरी ट्रीटीज़ की, उनके ऐसी ऐसी संधियाँ की कि उनके व्यापार तक को नष्ट कर दिया गया। ऐसी संधियाँ की कि वो अपनी सेना भी नहीं रख पा रही थी। इस प्रकार से उन्होंने काम किया। हालांकि 1857 के विद्रोह के बाद ये सारी शक्तियों को मॉडिफाई का कोशिश की गई। रानी ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे सिर्फ व्यापार के लिए भेजा गया था, अब वो इतनी बड़ी शक्ति बन गई है कि इंग्लैंड के रानी को भी चैलेंज दे सकती थी। इसलिए इंग्लैंड की रानी ने कंपनी के डायरेक्टर की शक्तियाँ छीन ली, क्योंकि इंग्लैंड की रानी स्वयं में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थी और इंग्लैंड की रानी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व करने का प्रयास किया और कहा अब भारत का सत्ता सीधे रानी के पास होगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर आई। और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा के लिए समाप्त हो गई।